हम बचपन से तारों के सामने देखा करते होंगे, जो 20 सालों पहले संभव न था, आज वो साइंस की मदद से हासिल किया जा चुका है। आजकल हम तारों के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं। सदियों से जाने माने और बेनामी लोग अपने अपने टेलीस्कोप लेकर आसमान में ताकते रहे हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। और जो आम आदमी होते हैं, वह भी तारों के बारे में जानना और सोचना चाहते हैं। कई अभिनेता भी अपने घर में टेलीस्कोप रखकर आसमान में ताकते थे। तारों का द्रव्य नापना आसान नहीं होता। इसमें उसके ऑर्बिटल पीरियड को जांच के अलजेब्रा की कई गिनतियां करनी होती है। तारे के अंदर क्या है उसको जानने के लिए तारा जिस प्रकाश को फेंकता है उसके स्पेक्ट्रम की गिनती की जाती है। लेकिन एक बात जो इन गिनतियों में अब भी वैज्ञानिकों को सताती है, वह है समय। द स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट इन बेल्टिमोर के एस्ट्रोनॉमर डेविड सोल्डरब्लॉम का कहना है कि तारों में एक सूरज ही है जिसकी उम्र हमें पता है। बाकी सारी गिनतियाँ उसमें से शुरू किए बूटस्ट्रैप जैसी है। कई तारे जिनके ऊपर गहराई से शोध की गई, उनसे वैज्ञानिक आज भी अचंभित हो जाते हैं। 2019 में रेड सुपर जायंट स्टार बेटलजस जब डिम पड़ गया तो एस्ट्रोनॉमर्स को पता न था कि तब वह आगे के फेज में जाएगा या फिर सुपरनोवा के रूप में फट पड़ेगा। हमारे सूरज ने भी तब चौंका दिया जब एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला उसके जितनी मिडल एज के तारों के समान अब वह बिहेव नहीं कर रहा। इसके जैसे द्रव्यमान और उम्र रखने वाले तारों की तरह हमारा सूरज उनके जैसा मैग्नेटिकली एक्टिव नहीं रहा। यह सब कुछ दिखाता है कि एस्ट्रोनॉमर्स अब भी मिडल एज तारों की उम्र गिनने में सटीक नहीं है। 3 तरह की मेथड से तारों की उम्र गिनी जाती है। पहली मेथड, हर्ट्ज़बर्ग-रसेल डायग्राम। तारे कैसे पैदा होते हैं, कैसे वह सभी जीते हैं और कैसे मर जाते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पता चल सका है। जैसे कि तारे अपने हाइड्रोजन फ्यूल से चलते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं और अंत में गुब्बारे की तरह फूटकर गैसेस को स्पेस में दूर तक फैला देते हैं। लेकिन एक तारे के जीवन चक्र में हर एक स्टेज तब पनपता है जब चीज़ें बड़ी जटिल होने लगती है। कुछ चुनिंदा तारे अलग अलग सालों के भीतर यह अलग अलग स्टेज में अपने अलग अलग द्रव्य के आधार पर पहुंचते हैं। द्रव्यमान में बड़े तारे अपने युद्ध में ही मर जाते हैं, जबकि द्रव्यमान में कम तारे कई बिलियन सालों तक जीवित रहते हैं। अब 20वीं सदी में 2 बड़े एस्ट्रोनॉमर्स आगे आए हैं, जिनका नाम एजनर हर्ट्ज़बर्ग और हेनरी नॉम्स रसेल है। उन्होंने एक विचार को रखा है जिसका नाम है प्लॉट स्टार्स टेम्परेचर अगेंस्ट देयर ब्राइटनेस। इस हर्ट्ज़बर्ग-रसेल या HR डायग्राम्स के जरिए बनी पैटर्न्स हमें बताती है कि किस तरह अलग अलग तारे उस जीवन चक्र में रहे होंगे। आज वैज्ञानिकों को यह पैटर्न के जरिए तारों के क्लस्टर की उम्र पता लगानी शुरू कर दी है। इन क्लस्टर्स के सारे तारों को एक ही समय में पैदा हुआ है ऐसा माना जाता रहा है। शर्त केवल यह है कि कई गिनतियां और मॉडलिंग करने के बाद भी यह मेथड को केवल क्लस्टर्स में रहे तारों की उम्र पता लगाने के लिए ही यूज किया जा सकता है, या फिर एक तारे के रंग और उसकी ब्राइटनेस को HR डायग्राम के जरिए थियोरेटिकली कंपेयर करके ही उसकी उम्र नापी जा सकती है। स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट इन बोल्डर, कोलोराडो के एस्ट्रोनॉमर ट्रेविस मेटकाल्फे का कहना है
कि यह मेथड सटीक नहीं है, फिर भी अब तक की यह सबसे अच्छी मेथड है जिसे हमने खोज निकाला है। दूसरी मेथड रोटेशन रेट। 1970 से एस्ट्रोफिजिसिस्ट को एक ट्रेंड दिखाई दिया। युवा क्लस्टर्स के तारे बूढ़े क्लस्टर्स के तारों की समानता में ज्यादा तेजी से घूमते हैं। 1972 में एंड्रू टुमनिस ने तारे की उम्र पता करने के लिए एक सिंपल इक्वेशन डिराइव करने तारे के रोटेशन रेट को और सरफेस एक्टिविटी को लिया। एज रेस टू -1/2 दशकों तक इंडिविजुअल तारों के लिए यह एक प्रचलित मेथड रही, लेकिन एक नए डेटा ने उसकी उपयोगिता में छेद कर दिया। पता लगाया गया कि कुछ तारे अपनी एक निश्चित उम्र के बाद धीमे पड़ते ही नहीं, इसके विपरीत वे वही रोटेशन स्पीड से अपना बाकी का जीवन बिता देते हैं। मेटकॉफे का कहना है कि सूरज से यंग तारों के लिए रोटेशन एक सबसे बढ़िया उपयोगी चीज है। सूरज से उम्र में बड़े तारों के लिए दूसरी मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। तीसरी मेथड स्टेलर सिस्मोलॉजी। डेटा जिसने कंफर्म किया था कि तारे की उम्र पता करने के लिए मैं इंडिविजुअल तारे का रोटेशन रेट ही सबसे बढ़िया तरीका नहीं था। एक्सोप्लैनेट हंटिंग केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट रिसर्च में बड़ा गुणी साबित न हुआ। ने स्टेलर सिस्मोलॉजी को फोरफ्रंट में लाकर रख दिया। उसने वही तारे को बड़े लंबे अंतराल तक देखा और नया ही रिसर्च प्रदान किया। एक तारे को चमकता देखने से उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक तारों की ब्राइटनेस को ऐसे इंडिकेटर की तरह लेते हैं जिससे सरफेस के भीतर क्या कुछ हो रहा है वह पता चल पाए और बाद में मॉडलिंग के जरिए रफली तारे की उम्र पता कर ली जाती है। ऐसा करने के लिए तारे की ब्राइटनेस का एक बड़ा सा डेटाबेस चाहिए होता है। ऐसा केवल केपलर टेलीस्कोप ही प्रोवाइड कर सकता था। सोडरब्लूम का कहना है कि हर कोई ऐसा सोच रहा है कि यह तो किसी प्लेनेट को खोज निकालने जैसा सरल होता होगा, जो कि सच में था भी, लेकिन मैं कहूँगा कि केपलर मिशन एक स्टेलर फिजिक्स मिशन था। यह सोच ने हमारे सूरज की मैग्नेटिक मिडलाइफ क्राइसिस को खोज निकालने में और हाल ही मिल्की वे किस तरह बनी उसके कुछ क्लूज जानने में हमारी सहायता की। करीब 10 बिलियन साल पहले हमारी गैलेक्सी एक ड्वार्फ गैलेक्सी से टकराई थी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उस ड्वार्फ गैलेक्सी के बाकी रह गए तारे हमारी मिल्की वे के ओरिजिनल तारों जितनी या उससे कम उम्र रखते थे। इसलिए पहले जो सोचा जाता था उससे कई गुना तेज स्पीड से मिल्की वे का विकास हुआ है। नासा के टैस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के GHEOPS टेलीस्कोप ने आसमान के कई नए राज खोल निकाले हैं। अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टेलर के जीवन चक्र के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे और कई और तारों पे नए एस्टिमेट्स दे पाएंगे। हमारे बरामदे में तारों के प्रति रुचि से बढ़कर तारों की उम्र कई मायनों में हमारी सोलर सिस्टम पे असर डालती है, जो कि प्लैनेट कैसे बने, उससे लेकर गैलेक्सी कैसे बढ़ी, उसके ऊपर से कई राज का पर्दाफाश करेगी। इसके साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन को खोज निकालना तो है ही। सोडरब्लूम कहते हैं कुछ देर बाद शायद कोई कह पाएगा कि उसने किसी और तारे के प्लेनेट पर जीवन को खोज निकाला है। तब पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा वह यह होगा कि वह तारे की उम्र कितनी है। ऐसा प्रश्न बड़ा ही कठिन रहने वाला है।